इस वीडियो में हम कुछ हस्त मुद्राओं के बारे में बात करेंगे जिनसे आप आध्यात्मिक उन्नति और स्वास्थ्य लाभ के लिए लाभ उठा सकते हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों की चर्चा करेंगे, जैसे हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियाँ होती हैं: सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। सूर्य नाड़ी हमारे शरीर के दाईं ओर होती है, दाईं तरफ से जो हम सांस लेते हैं वो सूर्य नाड़ी है। इसी प्रकार से शरीर के बाईं ओर जो हम सांस लेते हैं वो चंद्र नाड़ी है, शरीर के बाईं ओर चंद्र नाड़ी होती है, दाईं ओर सूर्य नाड़ी। इसी प्रकार से दायां हाथ हमारा सूर्य नाड़ी से संबंधित है और बायां हाथ चंद्र नाड़ी से संबंधित है। दोनों के बीच में, रीढ़ की हड्डी के बीच में हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करती है। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं उनमें से नीचे के 5 चक्र 5 तत्वों से संबंधित हैं। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से संबंधित है, स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व से संबंधित है, उसी प्रकार से मणिपुर चक्र या नाभि चक्र अग्नि तत्व से, अनाहत चक्र वायु तत्व से और विशुद्धि चक्र आकाश तत्व से संबंधित है। तो जो हम हस्त मुद्राएं आज जिनकी चर्चा करेंगे उनमें हम 5 तत्वों से संबंधित जो मुद्राएं हैं, 5 तत्वों को नियंत्रित करने के, उनको अपने अनुसार कम या ज़्यादा करने, संतुलित करने, उनको अपने हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए कैसे हस्त मुद्राओं का प्रयोग करेंगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जो पंच तत्व हैं हमारे 5 चक्रों से संबंधित हैं और वही पंच तत्व हमारे हाथ की 5 उंगलियों से संबंधित है। अंगूठा अग्नि तत्व से संबंधित है, तर्जनी उंगली वायु तत्व से संबंधित है, मध्यमा उंगली आकाश तत्व से संबंधित है, अनिमिका उंगली पृथ्वी तत्व से संबंधित है और कनिष्ठिका उंगली जल तत्व से संबंधित है। इन्हीं तत्वों को हम अपने उंगलियों के द्वारा बनाई हुई विभिन्न मुद्राओं से नियंत्रित करेंगे और किस प्रकार से हम इनको आध्यात्मिक उन्नति में और अपने स्वास्थ्य लाभ में प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम तत्वों को अपनी उंगलियों से किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि तत्वों को कम कैसे किया जाता है अपने शरीर में। अगर तत्व आंशिक रूप से बढ़ गए हैं, जैसे पृथ्वी तत्व आंशिक रूप से बढ़ गया, वायु आपका बढ़ गया है, या पित्त आपका बढ़ गया है, कफ बढ़ गया है, तो उन्हें आप कम कैसे करेंगे, या कम हो गए हैं तो उन्हें आप बढ़ाएंगे कैसे। तो ये जो त्रिदोष हैं ये 5 तत्वों से मिलकर ही बनते हैं। कफ बनता है पृथ्वी तत्व और जल तत्व के जुड़ने से, उन दोनों के संगम से ही कफ बनता है। पित्त बनता है जल तत्व और अग्नि तत्व से, और वात बनता है आकाश तत्व और वायु तत्व से। तो इन्हीं 5 तत्वों को नियंत्रित करके हम त्रिदोष को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अपने शरीर में जो बीमारियां आ रही हैं त्रिदोष के असंतुलन से, उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्हें हम नियंत्रित कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको वायु तत्व वात को कम करना है, वायु तत्व को नियंत्रित करना है, कम करना है, तो हमारी तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली, इन दोनों के से हमारा वात विकार बनता है, वायु तत्व और आकाश तत्व। इन्हें जो अगर हमको कम करना है तो इन्हें हम अंगूठे के मूल पर लगाते हैं। जैसे वायु तत्व आपको कम करना है तो आप तर्जनी को अंगूठे के मूल पर लगाएंगे, अंगूठे के नीचे यहाँ पर, और उसके ऊपर अंगूठा रखेंगे। इस प्रकार से आप वायु मुद्रा बना सकते हैं। ये वायु मुद्रा है जिससे वायु तत्व कम होता है, शरीर में नियंत्रित होता है। अगर वात विकार आपका बढ़ा हुआ है तो इस मुद्रा से वो कम होगा। इसी प्रकार से आप मध्यमा उंगली को अगर अंगूठे के मूल में लगाते हैं और उसके ऊपर अंगूठा रखते हैं तो आकाश तत्व कम होता है, इससे भी वात विकार कम होता है। जो बढ़ा हुआ वात विकार है वो इससे कम होगा। आप दोनों उंगलियों को एक साथ अंगूठे के मूल में लगाकर उन पर अंगूठा रख सकते हैं। इससे वायु तत्व और आकाश तत्व दोनों एक साथ कम होते हैं और वात विकार तेजी से घटता है। तो ये ऐसी मुद्राएं हैं जिनसे आप वात विकार को कम कर सकते हैं। इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे आप वायु मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप सीधे बैठ जाएंगे सुखासन में, वायु मुद्रा बनाएं और हाथ को इस प्रकार से अपने घुटनों पर रखें और थोड़ी देर तक इस तरह से आप बैठे रहें जब तक आप सहज स्वाभाविक रूप से बैठ सकते हैं।
इसमें आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी तत्व को ज़रूरत से ज़्यादा कम नहीं करना है हमें, कि वात पित्त और कफ तीनों शरीर में होने चाहिए, संतुलित मात्रा में होने चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहता है। ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने पर भी इसमें विकार आते हैं, समस्या होती है। ज़रूरत से कम हो जाने पर भी इसमें समस्या उत्पन्न होती है। तो अगर आप वायु तत्व को कम कर रहे हैं तो जब तक आप स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं कीजिए। जब आपको लगे कि वायु तत्व ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया, जैसे चक्कर आने लगे, एकदम हल्का लगने लगा है या ऐसा कुछ असहज महसूस होने लगे, तो आप इसे छोड़ दें। तत्वों को ज़रूरत से ज़्यादा कम नहीं करना है, ना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं है, हमें उन्हें संतुलित करना है। तो सभी मुद्राओं का प्रयोग हम इसी प्रकार से करेंगे। वात को कम करना हो, पित्त को कम करना हो, या कफ को कम करना हो, या उन्हें बढ़ाना हो। तो वात को कम करने के लिए हमने देखा वायु मुद्रा और शून्य मुद्रा। इसी प्रकार से यदि ये कम हो गए हैं, आपको इन्हें बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें अंगूठे के मूल के बजाय अंगूठे के सिरे पे लगाते हैं। जिस भी तत्व से संबंधित उंगली को हम अंगूठे के सिरे से जोड़ेंगे, वो तत्व चैतन्य होगा, जागृत होगा, बढ़ेगा, संतुलित होगा और आगे बढ़ेगा। तो जब हम इसको तर्जनी को अंगूठे के सिरे पे लगाते हैं तो ये होती है ज्ञान मुद्रा। इससे वायु तत्व की वृद्धि होती है, साथ ही ये वह संतुलित करता है, हमारे भीतर अंतर्ज्ञान भी विकसित करता है जो वायु तत्व से संबंधित है। इसी प्रकार अगर आपको आकाश तत्व की वृद्धि करनी है तो आप मध्यमा उंगली के सिरे को अंगूठे के सिरे से मिलाएंगे और इसे इस प्रकार घुटनों पर रखेंगे। ये आकाश मुद्रा है। आकाश मुद्रा से आप आकाश तत्व में वृद्धि कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको कफ कम हो गया है, कफ कम होने से मतलब गले में चिकनाई वगैरह कम हो गई है, आपको खाना निगलने में समस्या होती है, चिकनाहट नहीं आ रही है, यह काम कफ का होता है। तो कफ को यदि बढ़ाना हो तो आप पृथ्वी तत्व बढ़ा सकते हैं, साथ ही जल तत्व बढ़ा सकते हैं। पृथ्वी तत्व के लिए अनामिका उंगली को हम अंगूठे के सिरे से जोड़ेंगे और जल तत्व बढ़ाने के लिए कनिष्ठिका उंगली को हम अंगूठे के सिरे से जोड़ेंगे। आप दोनों को एक साथ भी जोड़ सकते हैं। ये सभी मुद्राओं में सर्वश्रेष्ठ मुद्राओं में से एक है। इसे हम बोलते हैं प्राण मुद्रा। इसमें हम पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों को अंगूठे के सिरे से जोड़ते हैं और इन दोनों तत्वों को हम जागृत करते हैं, चैतन्य करते हैं। इससे हमारे शरीर में जीवन शक्ति बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और थकान वगैरह सब मिटती है। तो ये प्राण मुद्रा है, इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये सावधानी रखनी होगी, ये शरीर को ठंडा भी करता है क्योंकि इसमें जल तत्व सम्मिलित है। यदि आपको हमेशा सर्दी रहती है, कफ बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, तो इसका अभ्यास आप बहुत कम करें क्योंकि ये कफ को बढ़ाता है। थोड़ा कफ बनता है हमारे पृथ्वी तत्व और जल तत्व से। जब हम इसे अंगूठे के सिरे से मिलाते हैं अग्नि तत्व से, तो ये जागृत होता है, चैतन्य होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। प्राण मुद्रा बहुत ही अच्छी मुद्रा है, लेकिन इसका अभ्यास आप तभी करें जब आपको सर्दी आदि की समस्या न हो। आपका शरीर यदि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है तो इसका अभ्यास आप बहुत कम करें। अगर आप इसका अभ्यास करने से असहज महसूस करते हैं तो ना करें। यदि कोई बीमारी है, थकान रहती है, कमजोरी रहती है, तो प्राण मुद्रा का अभ्यास बहुत ही उत्तम है इसके लिए। अगर आपको क्रियाओं का अभ्यास करने में, योगाभ्यास करने में थकान लगती है, आप नहीं कर पाते हैं, कमजोरी है, तो भी आप प्राण मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। प्राण मुद्रा के साथ साथ आप शक्ति मुद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं। शक्ति मुद्रा में भी कफ तत्व ही बढ़ता है। इसमें हम पृथ्वी तत्व और जल तत्व को बढ़ाते हैं। इसके लिए हम दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं। दोनों हाथों की अनामिका उंगली और कनिष्ठिका उंगली के सिरों को आपस में जोड़ते हैं। अंगूठों को अंदर की तरफ मोड़कर तर्जनी और मध्यमा को हम इसमें चारों तरफ लपेट लेते हैं। कुछ इस तरह से ये मुद्रा बनती है। अंगूठे अंदर रहेंगे, ऊपर तर्जनी और मध्यमा अनामिका और कनिष्ठिका के सिरे आपस में जोड़ेंगे और ये मुद्रा कुछ इस तरह से बनेगी। यह शक्ति मुद्रा है। इसका हम रखते हैं यहाँ पर नाभि के सामने। इससे भी पृथ्वी तत्व और जल तत्व बढ़ते हैं, शक्तिशाली होते हैं, जिससे हमारे शरीर में शक्ति बढ़ती है, स्थूलता बढ़ती है, जिससे हमारा शरीर मजबूत बनता है
यदि जिसको सीधा बैठने में भी समस्या है, शक्ति मुद्रा लगाकर आप बैठें, आपको सीधा बैठने में भी आसानी होगी। धीरे धीरे शरीर की शक्ति बढ़ते जाएगी। जिनको यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करने में समस्या होती है, कमजोरी के कारण यौगिक क्रियाओं का अभ्यास नहीं कर पाते, वो शक्ति मुद्रा में भी यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। जो अश्विनी क्रिया या मूलबंध आदि का अभ्यास करने में समस्या होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि प्राण मुद्रा में पहले मूलबंध का एक चक्र अभ्यास करें, इसके बाद शक्ति मुद्रा में आप मूलबंध के एक चक्र का अभ्यास करें, और उसके बाद फिर ज्ञान मुद्रा में जैसा बताया जाता है उसमें आप मूलबंध का अभ्यास करें। ज्ञान मुद्रा जैसे मैं बताया कि अंतर्ज्ञान से संबंधित है, वायु तत्व से संबंधित है। तो ये वायु तत्व हमारे शरीर में गति का प्रदान करने का काम करता है। हमारे शरीर की जो भी गतिविधि होती है उसको नियंत्रित करता है। तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसे सही दिशा देने में और ऊपर उठाने में ये सहायता करती है। इसलिए हम क्रियाओं का अभ्यास ज्ञान मुद्रा में करते हैं। पर यदि आपको थकान लगती है, आपके अंदरूनी अंग कमजोर हो गए हैं इतने कि आप यौगिक क्रियाओं का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं ज्ञान मुद्रा में, तो पहले प्राण मुद्रा और शक्ति मुद्रा में उनका अभ्यास करें। अंग थोड़े मजबूत होंगे, उनमें थोड़ी ऊर्जा का प्रवाह होगा, उसके बाद आप ज्ञान मुद्रा में उनका अभ्यास करें ताकि ऊर्जा आपके ऊपर उठ सके। तो प्राण मुद्रा बहुत ही अच्छी मुद्रा है, बेहतरीन मुद्रा है, जिससे हम अपने जीवन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। प्राण मुद्रा का अभ्यास आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर सकते हैं यदि आप इसमें सहज हैं। अगर आपको लगता है कि शरीर में थोड़ी ठंडक बढ़ रही है, कफ बढ़ रहा है, सर्दी बढ़ रही है आपके शरीर में, तो इसका अभ्यास कम कर दें। तो ये कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जिनसे मैंने लाभ लिया है, जिनके बारे में अपने अनुभव से मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी मुद्राएं हैं। अगर आपका वात बढ़ा हुआ है तो वात आप कम कर सकते हैं। अधिकतर समस्याओं, शरीर की अधिकतर समस्याओं में वात के बढ़ने का ही रोल होता है। वात बढ़ने से ही अधिकतर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हमारा जो वात है, वात बढ़ने से हमारा पित्त और कफ दोनों भी असंतुलित हो जाते हैं और सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन ये सभी मुद्राएं जो हैं तभी प्रभावी होंगे आपको जब आप उसके समस्या के कारण का भी निवारण करेंगे साथ ही। अगर आप समस्या के कारण का निवारण नहीं कर रहे हैं लेकिन मुद्राओं से आप सिर्फ तत्वों को नियंत्रित करके उसे संतुलित करने के प्रयास कर रहे हैं, तो समस्या बनी रहेगी, आप उसे संतुलित ही करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मल मूत्र का प्रेशर कभी भी रोकना नहीं चाहिए। मजबूरी में आपको रोकना पड़ता है, आप ऑफिस में हैं, कहीं रास्ते में हैं, जा नहीं पा रहे हैं, आपको रोकना पड़ा, तो जो प्रेशर आप रोक रहे हो, प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ता है, आपका वात असंतुलित होता है, उससे आपका पित्त असंतुलित होता है, कफ असंतुलित होता है और फिर समस्या होने लगती है। तो ये कभी कभी आदत बन जाती है रोकने की। जब आप इन्हें संतुलित करने जाएंगे, आप मान लीजिए कि वायु मुद्रा और शून्य मुद्रा को एक साथ लगा रहे हैं, वात को कम कर रहे हैं, तो इससे वात कम होगा, लेकिन आप उसको प्रेशर को रोककर फिर वात को बढ़ा रहे हैं, तो समस्या आपकी बनी रहेगी। आप इधर वात बढ़ाते रहेंगे और फिर मुद्राओं के द्वारा कम भी करते रहेंगे, तो हमेशा चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आपको अपनी दिनचर्या में भी सुधार करना होगा, समस्याओं का जो मूल कारण है उसका भी निवारण करना होगा। हस्त मुद्राएं आपकी सहायक हैं जो इसमें आपकी समस्या के समाधान में सहायता प्रदान करेंगी। इन मुद्राओं के अलावा कुछ और भी मुद्राएं हैं जिनसे मुझे लाभ हुआ और बहुत ही अच्छा लाभ मिला है। इसमें एक है आपकी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली दोनों को अंगूठे के सिरे से जोड़कर बनाई जाती है। बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी, बीच के दोनों उंगलियां अंगूठे के सिरे से जोड़ेंगी। यह अपान मुद्रा है। अपान मुद्रा अपान वायु को संतुलित करती है, स्थिर करती है नीचे की तरफ। अपान वायु नाभि से नीचे के जो भी क्रियाएं हैं, मल मूत्र का त्याग हो, स्त्रियों में जो पीरियड्स का निकलना होता है, बच्चे को पैदा होना होता है, जो भी नीचे निकलने का काम होता है, निकालने का काम होता है, वो अपान वायु करती है। नाभि से नीचे अपान वायु का स्थान है, नाभि में समान वायु और नाभि से ऊपर उदान वायु। तो जब हम नीचे कुछ प्रेशर रोकते हैं या कुछ समस्या होती है, तो यही अपान वायु ऊपर के वायुओं को असंतुलित कर देती है, उनको डिस्टर्ब करती है, जिसके कारण समस्याएं होती। तो ये अपान मुद्रा अपान वायु को वापस नीचे की तरफ स्थिर करती है, उसको संतुलित करती है। इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है। जो वायु आपके ऊपर उठी हुई है, आपके पित्त और कफ को भी असंतुलित कर रही है, उनको डिस्टर्ब कर रही है, वो भी ठीक होने लगते हैं इसके अभ्यास से। थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे आपको इसका अभ्यास करते हुए सुबह शाम 10-10-15 मिनट आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। कुछ महीनों का समय में आपकी बहुत ही अच्छी
नियंत्रण आ जाता है अपान वायु पे। अगर आपका वायु बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, अगर थोड़ा बहुत बिगड़ा तो तुरंत ही इसका प्रभाव दिखने लगता है। प्रभाव इससे तुरंत ही दिखने लगेगा, चाहे वायु कितनी भी बिगड़ी हुई हो। लेकिन इसका अभ्यास करेंगे, कुछ समय बाद फिर आपको लगेगा कि फिर से बढ़ रहा है। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ही हम उसे नीचे संतुलित करते हैं, स्थिर करते हैं। तो ये जो अपान वायु मुद्रा है, अपान मुद्रा है, अपान मुद्रा बहुत ही अच्छी मुद्रा है वायु को संतुलित करने के लिए। तो वायु को कम करने से पहले आप अपान मुद्रा का अभ्यास करें, जिससे आपकी अपान वायु जो है वो नीचे अपने स्थान पर स्थिर हो, शांत हो। और उसके बाद यदि आपको वायु बढ़ी हुई लगे उसके बाद भी, तो आप शून्य मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। मध्यमा उंगली को अंगूठे के मूल में लगाकर, या वायु मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाकर, या इन दोनों को अंगूठे के मूल में लगाकर आप वात को कम कर सकते हैं। पर सबसे पहले कोशिश यही करें कि आप अपान मुद्रा का अभ्यास करें, जिससे अपान वायु आपकी संतुलित और स्थिर हो, अपने स्थान पर स्थिर हो जाए। उसके बाद ही आप अन्य मुद्राओं का अभ्यास करें। तो सबसे बढ़िया मुद्रा यही है वायु को संतुलित करने के लिए, अपान मुद्रा। इसमें आपको कुछ सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ये नीचे के प्रेशर को संतुलित करता है, वायु को नीचे की तरफ ले जाता है। तो जिनको पहले से ही नीचे निकलने वाली कुछ समस्याएं हैं, जैसे दस्त हो रहे हैं, या स्त्रियों को पीरियड आया हुआ है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो वो इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि इससे हैवी ब्लीडिंग और ज़्यादा हैवी हो जाएगी, आपका रक्त प्रवाह और ज़्यादा बढ़ जाएगा पीरियड के समय। जिनको दस्त हो रही है उनको और ज़्यादा समस्या हो सकती है, तो वो इसका अभ्यास ना करें। तो ऐसे किसी समस्या जिसमें पहले से ही आपका नीचे निष्कासन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उस समय में आप अपान मुद्रा का अभ्यास ना करें। बाकी समय में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, कब्ज आदि में भी इससे राहत मिलती है। तो आप अपान मुद्रा का अभ्यास नियमित कर सकते हैं अगर आपको ऐसे कोई निष्कासन वाली समस्या नहीं है। अपान मुद्रा के अभ्यास के बाद आप और अन्य मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। वायु को कम करना हो, कफ को कम करना हो, बढ़ाना हो, इसी प्रकार से कुछ अन्य मुद्राएं हैं। जैसे मान लीजिए आपका कफ बढ़ा हुआ है, आपको उसे कम करना है, मोटापा बढ़ा हुआ, चर्बी बढ़ी हुई है, पाचन धीमा है, मंदाग्नि की समस्या है, तो आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास करें। सूर्य मुद्रा में हम अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल में लगाते हैं, अंगूठे के नीचे लगाते हैं और इसके ऊपर अंगूठा रखते हैं। ये पृथ्वी तत्व को नियंत्रित करता है, पृथ्वी तत्व को अग्नि तत्व से नियंत्रित करता है। पृथ्वी तत्व इसमें कम होता है और अग्नि तत्व बढ़ता है। तो जिनको सर्दी की समस्या रहती है, कफ की समस्या रहती है, शरीर ठंडा रहता है, वो इस सूर्य मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा बनाकर आप यहाँ से घुटनों पर रखिए और इसमें कुछ देर तक आप स्थिरतापूर्वक बैठे रहें। इससे आपकी चर्बी भी धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि सूर्य मुद्रा से पृथ्वी तत्व कम होता है। पृथ्वी तत्व ही आपकी चर्बी बढ़ाने का काम करता है। कफ जो होता है पृथ्वी तत्व और जल तत्व, इससे हमारे शरीर की स्थूलता बढ़ती है। तो पृथ्वी तत्व कम होने से थोड़ी स्थूलता कम होती है, पाचन तेज होता है, शरीर में गर्मी बढ़ती है। जिनको सर्दी की समस्या, शरीर ठंडा रहता है, वे इसका सूर्य मुद्रा का अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं। जिनके शरीर में पहले से गर्मी बढ़ी हुई है या बुखार है, वो सूर्य मुद्रा का अभ्यास ना करें। इसके अलावा सूर्य मुद्रा के अभ्यास में एक और सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य मुद्रा से शरीर में गर्मी बढ़ती है तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इसलिए सूर्य मुद्रा का अभ्यास यदि आपको करना है तो सूर्य मुद्रा के अभ्यास से पहले आप पानी पी लें अच्छे से, उसके बाद आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास करें। तो ये कुछ हस्त मुद्राएं हैं जो हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए आप इसमें अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्वों को आप अपने अनुसार, अपने शरीर के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। आपको लगता है वात बढ़ा हुआ है तो वात कम कर सकते हैं, वात कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व के लिए आप उसको अंगूठे को अंदर कर लीजिए इस प्रकार से। इससे मन आपका शांत होता है, इससे भी काफ़ी आपको बेहतर महसूस होता है। लेकिन अग्नि तत्व को आप ऐसे सामान्यतः कम ना करें तो बेहतर है। अग्नि तत्व को और भी अगर कम करने की आपकी इच्छा हो तो और अन्य मुद्राएं हैं, जैसे पृथ्वी तत्व को आप बढ़ा लीजिए। जैसे हम सूर्य मुद्रा के लिए अनामिका को अंगूठे के मूल में लगाते हैं, अंगूठे को ऊपर रखते हैं, पृथ्वी तत्व कम होता है, अग्नि तत्व बढ़ता है। यदि आप पृथ्वी तत्व को बढ़ाएंगे, अंगूठे के सिरे पे लगाइए पृथ्वी तत्व को बढ़ाने के लिए, इससे पृथ्वी तत्व बढ़ेगा, अग्नि थोड़ी शांत होगी, क्योंकि पृथ्वी अग्नि को थोड़ा शांत करेगा।
आप जल तत्व को बढ़ा सकते हैं यदि आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, शरीर को ठंडा करना है। कनिष्ठिका उंगली को आप अंगूठे के सिरे पे लगाएं इस प्रकार से, इससे आपका जल तत्व बढ़ता है, शरीर थोड़ा ठंडा होगा, अग्नि तत्व थोड़ा नियंत्रित रहेगा। तो इस प्रकार से भी आप अग्नि तत्व को संतुलित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, इससे जल तत्व बढ़ेगा। तो आप अपने शरीर में खुद अवलोकन करें, उसको ऑब्जर्व करें कि आपके शरीर में कौन सा तत्व बढ़ा है या कब बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है या वात बढ़ा हुआ है या कम हो गया है। तो उसके हिसाब से आप इन्हीं मुद्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। कम करने के लिए आप अंगूठे के मूल पे लगाएंगे, बढ़ाने के लिए अंगूठे के सिरे पे। इसको आप ध्यान रखें, चारों तत्व, चारों उंगलियां, जिसको भी बढ़ाना हो अंगूठे के सिरे पे, जिसको कम करना हो अंगूठे पे मूल पे। इस प्रकार से आप तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। इन सभी मुद्राओं के अभ्यास के साथ आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको कभी भी जबरदस्ती नहीं करना है। हमेशा मुद्राओं का अभ्यास आप सावधानी के साथ करें, क्योंकि यदि मुद्राओं का अभ्यास आप किसी योगी गुरु की देखरेख में करते हैं तो वे आपको मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद मुद्राओं का चुनाव कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, कौन सा तत्व बढ़ रहा है, कौन सा तत्व कम हो रहा है, और उस अवलोकन के साथ ही आप अपने लिए मुद्राओं का चयन करें। जहाँ भी आपको असहज महसूस हो उस मुद्रा को आप त्याग दें या उसके समय सीमा आप घटा लें। इसका निर्णय आपको स्वयं करना होगा अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार। तो ये कुछ 5 तत्वों से संबंधित कुछ मुद्राएं हैं जिनको मैंने प्रयोग किया है और जिनसे मुझे लाभ हुआ है। इनको आप खुद भी प्रयोग कर सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार। अब हम कुछ ऐसे मुद्राओं की चर्चा करेंगे जिनसे हम आध्यात्मिक लाभ लेते हैं। इससे पहले किसी भी मुद्रा में आप ये ध्यान रखें, किसी में भी जोर ज़बरदस्ती आपको नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने प्राण मुद्रा बनाई, तो ये आपको अनामिका और कनिष्ठिका उंगली को अंगूठे के सिरे पे लगाना है और इसको सिर्फ हल्का सा इसमें स्पर्श करके रखना, बहुत ज़्यादा जोर से इसे नहीं दबाना है। इसी प्रकार से जैसे आप वायु मुद्रा का अभ्यास करते हैं, अंगूठे के मूल में आपने उंगली को लगाया और अंगूठा उसके ऊपर रखा, तो आपको इसको हल्के से ही रखना है, बहुत ज़्यादा ऐसा जोर नहीं लगाना है हमको। तो जो भी मुद्रा का अभ्यास करेंगे उसे आप सहज स्वाभाविक रूप से करें, बहुत ज़्यादा हल्का नहीं भी नहीं कि ऐसा कि आप इसको स्पर्श करने जा रहे हैं लेकिन आप ठीक से स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि आप इसे बहुत ज़्यादा जोर से दबा कर रख रहे हैं। सहज स्वाभाविक रूप से जैसे जितना हो सकता है, जैसा सहज है उसी प्रकार से इनका अभ्यास किया जाना चाहिए। तो अब कुछ आध्यात्मिक लाभ के लिए मुद्राएं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ध्यान मुद्रा की, जिसके बारे में हमें ध्यान करने का निर्देश दिया जाता है। ध्यान मुद्रा का अभ्यास हम करते हैं, इसमें बाएं हाथ को गोद में रखकर उसके ऊपर दाएं हथेली, इस प्रकार से हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। तो बायां हाथ ही हम नीचे क्यों रखते हैं, दायां हाथ हम नीचे क्यों नहीं रखते? इसका संबंध है हमारे चक्रों से। शुरुआत में हमने इसमें चर्चा की थी कि हमारी चंद्र नाड़ी बाईं ओर और सूर्य नाड़ी दाईं ओर है। तो जो हमारे चक्र हैं वो भी उनसे संबंधित हैं। चंद्र नाड़ी मान लीजिए आप स्त्री तत्व और सूर्य नाड़ी पुरुष तत्व, तो ये दोनों तत्व हमारे भीतर हैं। तीनों तत्व बीच के जो महागणपति जी भी हैं। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हमारे नीचे के जो 2 चक्र हैं, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, उनसे संबंधित है। ऊपर के जो चक्र हैं वो सूर्य नाड़ी से संबंधित है। सूर्य नाड़ी यानी हमारा दाएं हाथ से संबंध और चंद्र नाड़ी यानी हमारे बाएं हाथ का संबंध। क्योंकि नीचे के 2 चक्र हमारे बाएं हाथ से चंद्र नाड़ी से संबंधित है, इसलिए हम नीचे का रखते हैं बायां हाथ। ऊपर के चक्र हमारे दाएं हाथ से संबंधित है, इसलिए हम दायां हाथ ऊपर रखते हैं। इस प्रकार से जब भी हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो बायां हाथ हमारा नीचे रहेगा और दायां हाथ हमारा ऊपर रहेगा। यह ध्यान मुद्रा है। यह हमारी ऊर्जा को संतुलित करता है, सभी चक्रों में ऊर्जा को संतुलित करता है, शांत और स्थिर करता है और ऊपर की तरफ उठाता है। तो आप जब भी किसी प्रकार का कोई योगाभ्यास करें, हस्त मुद्राओं का अभ्यास करें या कि योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जो भी आप अभ्यास करते हैं, उसके बाद आप थोड़ी देर इस ध्यान मुद्रा में अवश्य बैठें। इससे हमारी ऊर्जा जो है वो शांत और स्थिर हो जाती है और अच्छे से हमारे शरीर में अपना प्रभाव दिखा पाती है।
इसके बाद है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के बारे में हमने अभी चर्चा किया था, ये वायु तत्व से भी संबंधित है। ज्ञान मुद्रा, तर्जनी उंगली के सिरे को अंगूठे के सिरे से हम मिलाते हैं, बाकी 3 उंगलियां सीधी। इसे हम घुटनों पर इस प्रकार से रखते हैं, ना तो हमको ऐसा रखना है ना ऐसा रखना है, इसे हम ऐसा टेढ़ा रखते हैं। जैसा हमारा हाथ सहज स्वाभाविक रूप से रहता है उसी प्रकार से इसे हम 45 डिग्री में इस तरह से रखते हैं। ज्ञान मुद्रा है जिससे हमारे भीतर अंतर्ज्ञान विकसित होता है। हमें अपने आप महसूस होने लगता है कि क्या करना चाहिए जिससे हमें सफलता मिलेगी। हमारा शरीर भी अपने आप हमें बताने लगता है, हम महसूस करने लगते हैं कि हमारे शरीर के भीतर क्या चल रहा है, क्या करने से क्या होगा, हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव होगा, हमारे कर्मों पे आगे हम जो काम करेंगे उसमें कैसे सफलता प्राप्त करें। सारी चीज़ों में हमारा अंतर्ज्ञान धीरे धीरे विकसित होने लगता है इस ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से। तो ये ज्ञान मुद्रा है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। इसके बाद है संकल्प मुद्रा। संकल्प मुद्रा सर्वश्रेष्ठ मुद्राओं में से एक है, सबसे शक्तिशाली मुद्रा है हम कह सकते हैं। इस मुद्रा को हम बनाते हैं, सभी उंगलियों को इस प्रकार से आपस में गूंथ लेते हैं और अंगूठों को, सिरों को हम आपस में मिलाते हैं। इससे हमारे जो अंगूठे हैं, अंगूठा यानी अग्नि तत्व जो चेतना से संबंधित है, चैतन्य कहते हैं, हमारी चेतना को विकसित करता है। ये हमारी चेतना को जागृत करता है, आत्मबल को बढ़ाता है, हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। इस संकल्प मुद्रा में ध्यान का अभ्यास करने से हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है जिससे हमारे संकल्प धीरे धीरे पूर्ण होने लगते हैं। हम सभी प्रकार के मायाजालों से मुक्त होने लगते हैं। यदि आप नियमित रूप से इस संकल्प मुद्रा में ध्यान का अभ्यास करते हैं कम से कम 15 मिनट, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने हर प्रकार के मायाजाल से मुक्त होने लगे, आपका अपना मनोसंसार धीरे धीरे साकार होने लगेगा। यह संकल्प मुद्रा बहुत ही शक्तिशाली मुद्रा है। इसका स्थान है हृदय। आप इसे ऐसे हृदय के सामने रखकर बनाएं। अगर सहज स्वाभाविक रूप से यहाँ पे जितनी देर रह सकते हैं रहें। यदि हाथों में दर्द होने लगे, नहीं बना पा रहे हो, तो इसे आप गोद में भी रख सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली मुद्रा है, इससे मैंने बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त किया है। इससे आप खुद को महसूस करने लगते हैं। यदि आप खुद को खो चुके हैं, आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हावी हैं, आसपास की चीज़ें हावी रहती हैं आप पर, आप खुद को ठीक से महसूस नहीं कर पाते हैं, तो ये मुद्रा इसमें बहुत ज़्यादा लाभ आपको प्रदान करती है। आपका आत्मबल बढ़ता है, आप खुद को अच्छे से महसूस कर पाते हैं, खुद को ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर पाते हैं, बेहतर महसूस कर पाते हैं। और ये आपके संकल्पों को पूर्ण करने में इस्तेमाल होती है। मायाजाल से मुक्त होने में, मायाजाल की रचना करने में भी इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये ध्यान रखेंगे, मैंने ये अपने अनुभव से इसको देखा है कि आप जिस हाथ को ऊपर रखते हैं उसका थोड़ा प्रभाव बढ़ जाता है। यहाँ पे हमारे सूर्य नाड़ी जो है वो सकारात्मक शक्ति मान लीजिए, जो हमारे कर्मों को करने में हमारी सहायता करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, और चंद्र नाड़ी थोड़ा उन्हें रोकती है, नकारात्मक शक्ति से संबंधित है। तो आप यदि इसे ऊपर रखते हैं, ऊपर रखना मतलब यहाँ पे हम इसको गूंथ रहे हैं, तो ऊपर नीचे वाले को ऐसे इसमें है नहीं कि इसको ऊपर रखना है नीचे, लेकिन यहाँ पे उंगलियों का आप देखेंगे कि जब हम गूंथते तो एक उंगली नीचे आती है, एक उंगली ऊपर आती है, दोनों एक साथ सामने नहीं रहते। यहाँ पे या तो ये उंगली ऊपर आएगी, हमारी तर्जनी दाएं हाथ की ऊपर रहेगी, नीचे बाएं हाथ की तर्जनी नीचे। इसी प्रकार बाएं हाथ की अनामिका, उसके ऊपर दाएं हाथ का अनामिका, बाएं हाथ की मध्यमा और फिर दाएं हाथ की मध्यमा, बाएं हाथ की तर्जनी और फिर दाएं हाथ की तर्जनी। तो इस प्रकार से हमारे दाएं हाथ की उंगलियां ऊपर हुई, तो इससे हमारी थोड़ी सकारात्मकता, सूर्य नाड़ी जो है वो थोड़ी इस पर हावी रहती है, बढ़ती है, उसका प्रभाव थोड़ा हावी होता है। यदि इसी को आप उल्टा कर लें कि हमारा दाएं हाथ की उंगलियां नीचे रहें और बाएं हाथ की उंगलियां ऊपर, तो चंद्र नाड़ी थोड़ी ज़्यादा हावी होती है। इसलिए मैं पिछले कई महीनों से इसके बाएं हाथ को ही ऊपर रखता था। मैंने कुछ समय पहले ही दाएं हाथ को ऊपर रखने का इसका प्रयोग किया था और मुझे ये काफ़ी प्रभावी लगा। इसलिए मैं सभी से यही कहूँगा कि आप दाएं हाथ की उंगलियों को ऊपर की तरफ रखें, ये ज़्यादा प्रभावशाली है सूर्य नाड़ी को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए, ज़्यादा उसको हावी करने के लिए, ताकि हमारे कर्म थोड़े और शक्तिशाली हो सकें। तो ये संकल्प मुद्रा है, गुप्त ब्रह्मांडी मुद्रा भी कहते हैं इसे। इस संकल्प मुद्रा का अभ्यास आपको नियमित रूप से 15 मिनट कम से कम तो करना ही चाहिए। संकल्प मुद्रा के बाद कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जिनसे आप ऊर्जा को नीचे से ऊपर की तरफ उठा सकते हैं, जिनका अभ्यास मैंने कुछ समय किया था और
इनके अभ्यास से मैंने लाभ प्राप्त किया, तो मुझे मैं लाभ महसूस हुआ था। इनका मैंने एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, तो आप इसको उसी सीक्वेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो योनि मुद्रा। योनि मुद्रा आप इस प्रकार से 3 उंगलियों को आपस में गूंथ लीजिए। तर्जनी उंगली को आप खुला रखेंगे, इसको आपको दोनों को सिरे को मिलाना, दोनों हाथों की तर्जनी उंगली के सिरे आपस में मिलेंगे और अंगूठे के सिरे आपको मिलाने हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अंगूठों को यहाँ से भी मिला सकते हैं, चाहे तो ऐसे सिरे भी मिला सकते हैं। योनि मुद्रा में तर्जनी उंगली नीचे की तरफ रहती है, इसे हम नाभि के नीचे रखते हैं। ये नीचे के 2 चक्रों से संबंधित है, मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित है, इसलिए इसे स्त्री तत्व की मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि ये नीचे के चक्रों से संबंधित है। ये ऊर्जा को हमारे नीचे के चक्रों में केंद्रित करते हैं और उसको संतुलित करती है, मजबूत बनाती है, मूलाधार चक्र को और स्वाधिष्ठान चक्र को। चूँकि ये स्त्री तत्व से संबंधित है, क्योंकि नीचे के 2 चक्रों से संबंधित है, इसलिए इसे हम स्त्री तत्व से संबंधित कहते हैं, क्योंकि नीचे के जो 2 चक्र हैं वो स्त्री तत्व से संबंधित है, हमारी चंद्र नाड़ी से संबंधित है। इसके बाद है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा में आपको ऐसे चारों उंगलियों को गूंथ लेना है। बाएं हाथ का अंगूठा ऊपर रहेगा, दाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठे को आप इस प्रकार से गोल बना लेंगे। यह आपका रहेगा अंगूठे के, बाएं हाथ के अंगूठे के चारों तरफ इस प्रकार से। ये उंगली और अंगूठा बाएं हाथ के अंगूठे के चारों तरफ, इसे आपको रखना है नाभि के सामने। अंगूठा इस प्रकार से ऊपर रहेगा, ये हमारी ऊर्जा को ऊपर उठाता है। ये लिंग मुद्रा है, इसे योनि मुद्रा के साथ बात करना है। आप 2-3 मिनट इस प्रकार से योनि मुद्रा बनाकर रखें, नीचे के चक्रों में आपकी ऊर्जा स्थिर होगी। उसके बाद हमको उसे ऊपर उठाना है, उसके लिए लिंग मुद्रा ये ऊर्जा को ऊपर उठाएगा। इसे हमको नाभि के सामने रखना होता है। योनि मुद्रा नाभि के नीचे रहेगी, लिंग मुद्रा नाभि के सामने। इसके बाद आपको करना है उत्तर बोधि मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा योनि मुद्रा जैसा ही होता है, बस इसकी दिशा बदल जाती है। योनि मुद्रा में हम तर्जनी को नीचे की तरफ रखते हैं। ये तर्जनी जो है ऊर्जा को नीचे की दिशा देती है। जब हमको ऊर्जा ऊपर उठानी है तो हम तर्जनी को ऊपर कर लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं इस प्रकार से। इसे हम रखते हैं हृदय चक्र के सामने। यह हमारी ऊर्जा को ऊपर उठाने का काम करता है। जब आप इसे नीचे करते हैं तो ये ऊर्जा को नीचे ले जाता है, यही योनि मुद्रा हो जाती है। जब हम इसे ऊपर करते हैं तर्जनी को, तो यही ऊर्जा को ऊपर उठाने का काम करता है, ये हो जाती है उत्तर बोधि मुद्रा। इसे हम हृदय के सामने रखते हैं, ये हृदय से ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाने का काम करती है। इसका भी अभ्यास आप 2-3 मिनट कर सकते हैं, 1 मिनट, आधा मिनट, जितना आप सहज स्वाभाविक रूप से कर सके। जहाँ पे आपको असहज लगने लगे तो आप उस मुद्रा को छोड़ दीजिए। ये 3 मुद्राएं हो गई। योनि मुद्रा, नीचे की ऊर्जा, नीचे के 2 चक्र। मणिपुर चक्र के लिए लिंग मुद्रा, हृदय चक्र के लिए उत्तर बोधि मुद्रा, हृदय चक्र और ऊपर की ऊर्जा के लिए। इसके अलावा एक और मुद्रा है जो आप हृदय चक्र के सामने बना सकते हैं। इसके बाद उत्तर बोधि मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए आप 2-3 मिनट, 5 मिनट, जितना आप सहज स्वाभाविक रूप से कर सकें। उसके बाद है कालेश्वर मुद्रा। कालेश्वर मुद्रा में हम मध्यमा उंगली के सिरों को आपस में जोड़ते हैं। बाकी 3 उंगलियों को इस प्रकार से हमको मोड़ना है। उंगलियां अंदर की तरफ मोड़ेंगी और इनको आप इस तरह से आपस में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारी उंगलियां अंदर की तरफ मोड़ी होती हैं। मध्यमा उंगली सीधी रहेगी, उसके सिरे आपस में जोड़ेंगे और अंगूठों के सिरे भी आपस में जोड़ेंगे। इसे भी आप हृदय चक्र के सामने रख सकते हैं। इसका प्रभाव आज्ञा चक्र में बहुत अच्छा पड़ता है। आप हृदय चक्र के सामने भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे इस प्रकार आज्ञा चक्र के सामने रखकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये कुछ सीक्वेंस हो गया, 4 मुद्राएं आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। योनि मुद्रा, लिंग मुद्रा, उत्तर बोधि मुद्रा और फिर कालेश्वर मुद्रा। इस प्रकार से आप इस सीक्वेंस में इन मुद्राओं का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ उठने लगेगी। उसका बहुत अच्छा प्रभाव आपको महसूस होने लगेगा। तो हमेशा सावधानी रखें। मुद्राओं का अभ्यास जब आप बिना किसी की देख रेख में खुद से कर रहे हैं तो आपको खुद सावधान रहना होगा। जहाँ भी आपको असहज महसूस हो तो उसको आप छोड़ दें। तो इन मुद्राओं के अभ्यास के बाद
जब भी आप सभी मुद्राओं का अभ्यास कर लें तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में शांत और स्थिर होकर बैठ सकें, सीधे होकर बैठ सकें। कि आपकी बाकी की जितनी भी ऊर्जा आपने अभी तक ऊपर उठाई है, जो भी काम आपने किया है, उसको शांत और स्थिर करेगा, संतुलित करेगा और आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। ये आपकी ऊर्जा को अपने शरीर पर काम करने देता है। जो भी आपको प्रभाव मिलना होगा इस मुद्रा से, वो बहुत अच्छे से मिलने लगता है। तो जब भी आप यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें या यौगिक मुद्राओं का, हस्त मुद्राओं का अभ्यास करें, तो अंत में ध्यान मुद्रा में आप थोड़ी देर जरूर बैठें। धन्यवाद।